नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी में। हिंदी की मैराथन ही समझ लीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखिएगा। यूपी टेट 2026 जो कि एग्जाम प्रस्तावित है 2, 3 और 4 जुलाई को होना है। पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम होने हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चनों का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और हम ये देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, आप क्वेश्चनों को कैसे हल कर पाते हो और कितने हल कर पाते हो। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा। और गणित की क्लास और सीडीपी की क्लास गजब एकेडमी पर चलाई जा रही है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, इनके अंदर लोक भावना की सर्वश्रेष्ठ क्षमता थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, इनकी रचनाएं आपको पता होंगी। इन्होंने कही राम चरित, ये इनकी एक रचना है। गीतावली, कवितावली, ये सब रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये अब थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा आपको। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की सजावट में कमी आई। क्यों कमी आई? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से या शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये 30 नंबर की क्लास जो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है हर टाइप के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो कौन सी? ये है रामचंद्रिका। कौन सी? रामचंद्रिका जो है ये भटक गई लगती है। यह जो है रामचंद्रिका 39 सर्गों में विभाजित है। 39 सर्गों में विभाजित है। 39 सर्गों में विभाजित है, और इसमें जो है भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है। राम की कथा का जो है क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए जरा, सूत्र लिखा है कि विभावान भाव व्यभि संचारी संयोगा दरस निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये है भरत मुनि का। किसका है? भरत मुनि का ये है। तो भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम जो है रस का उल्लेख किया था, और उन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने ही की थी। तो इस सूत्र का अर्थ जो है आप समझ गए होंगे क्या है, कि विभव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है? तो आदर्श हिंदी जो शिक्षक जो है उसका आदर्श होना किस लिए आवश्यक है? हिंदी के शिक्षक का व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अगर हिंदी का शिक्षक है। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उच्चारण तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उपरोक्त सभी होने चाहिए अगर आदर्श हिंदी शिक्षक बनना है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षाभिनय प्रणाली। ये जो है नाटक शिक्षक की जो है उपयुक्त विधि है, क्योंकि इस विधि में जो है शिक्षक कक्षा के छात्रों को विभिन्न पात्रों की भूमिका दे देता है और छात्र खड़े होकर अपने अपने संवादों का भावानुसार पठन पाठन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं? अशुद्धता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर अशुद्धता है तो पाठ्य पुस्तक का गुण कहाँ हो सकता है वो? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से दंत शब्द कौन सा है? तो दंत शब्द है आपका ता। क्या है? ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया। ये सब क्या हो गए? ये दंत हो गए। ये क्या हो गए? दंत हो गए। जैसे आपको कंठ पता होंगे। कंठ क्या होते हैं? कंठ का, खा, गा, उसके बाद फिर घा और फिर अंगा, ये कंठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमें तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो देखिए, ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। तो तत्सम शब्द है दुग्ध, बाकी सब तद्भव हैं। अब जैसे ऊंट है तो ऊंट का तत्सम क्या होगा? ऊंट का तत्सम होगा उष्ट्र, ये तत्सम होगा। अब जैसे काठ लिखा है तो काठ का काष्ठ होता है, काष्ठ, ये होता है तत्सम इसका। काम का तो पता ही होगा आपको, काम का तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। ये सही जवाब हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द जो है वक्त है। क्या है? वक्त है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर मोक्ष की इच्छा रख रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मुमुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुच्छ। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है मुमुच्छ हो जाता है। और इसके बाद अगर देखें, मुरमुसा, ये क्या होता है? मर जाने की कामना वाला, यानी मर जाने की कामना रखने वाला जो होता है मुरमूर्छा होता है। क्या होता है? मुरमूर्छा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में से अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आ वर्ण से क्या होता है? पहले आता है। ये आ वर्ण से पहले आता है अंग आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उपकार को मानने वाला जो होता है वो कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृतघ्न होगा। उपकारी क्या मतलब होता है? भलाई करने वाला, भलाई करने वाला उपकारी हो जाता है। और अपकारी क्या होता है? हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला। हानि पहुंचाने वाला जो होता है अपकारी।
क्या होता है? अपकारी। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला जो है वो कृतज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल का, ताजमहल यहाँ पर डैश है, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? तो ताजमहल जो है ये स्थापत्य कला होता है। ये किस श्रेणी में आता है? स्थापत्य कला की श्रेणी में आता है। ये अद्भुत नमूना है स्थापत्य कला का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। डॉट डॉट व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है, क्या? दुविधा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुविधा जो है क्या बना देती है? किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, लेखन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखन, लेखन, लेखन नहीं है, लेखक है यहाँ पे, लेखक। तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। किसमें? लेखक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं भगवती चरण वर्मा की हैं, भगवती चरण वर्मा की हैं। इनकी और भी रचना है, जैसे चित्रलेखा, चित्रलेखा हो गए, और क्या हो गया? भूले बिसरे, भूले बिसरे चित्र, बिसरे चित्र, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब रिवीजन क्लास चल रही, बस फटाफट रिवीजन करते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अन्या के, अनन्या किसकी रचना है? अन्या से, अन्या से, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये है प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की रचना है, प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं रसलीन, रसलीन के द्वारा इन पंक्तियों को लिखा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया, रसलीन के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जो जीवनी है उसमें किसका जीवन चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या है? जीवनी है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक, पिता कहानी के लेखक बताना है कौन है? पिता कहानी के लेखक जो हैं ज्ञान रंजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान रंजन जो है वो पिता कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है कि हिंदी नए चाल में ढली। तो आप इनकी रचनाएं जानते होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, प्रेम तरंग इनकी हो गई। जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी एक है सूरदास, सूरदास हो गई, तुलसीदास हो गई, तुलसीदास हो गई। अब आपके बचे कौन? नागेंद्र। तो नगेंद्र की अशोक के फूल लिख लो। नहीं, नगेंद्र की होगी वनमाला, वनमाला, ये नगेंद्र की होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है अशोक के फूल होंगे, अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये जो है बालकृष्ण भट्ट का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चंदायन के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25, चंदायन के रचयिता हैं मुल्ल दाऊद, मुल्ल दाऊद। अब मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आपको पता होगी, कई क्लासों में करवाई गई। अखरावट हो गई, जैसे अखरावट हो गई, पद्मावत हो गई, ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। कुतुबन की जैसे मृगावती, मृगावती ये कुतुबन की हो गई। मंजन की जैसे मधुमालती, मधुमालती ये हो गई किसकी? मंजन की हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, द्विवेदी युग नामकरण किया गया था, यानी द्विवेदी युग जो है वो नामकरण किसके द्वारा किया गया था? द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, वो भी 1900 से 1918, 1900 से 1918 के बीच में जो है ये द्विवेदी युग का समय माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्या है क्वेश्चन नंबर 27? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो सबसे पहले दिखाई पड़ी थी भैया सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सुमित्रानंदन पंत की कविता में छायावाद का जो समय है वो 1920 से 1936 का जो समय है वो छायावादी युग कहलाता है। अब छायावादी कुछ लेखक हैं, जैसे आपकी महादेवी वर्मा, ये छायावादी लेखक हैं आपकी महादेवी वर्मा। एक सुमित्रानंदन पंत तो हो ही गए, और दूसरे आपके ये हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके हो गए। तो ये दो चार जो हैं आपके जो हैं छायावादी, छायावादी क्या हैं? लेखक हैं। अब जैसे जयशंकर प्रसाद ये भी छायावादी युग के ही लेखक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी चलते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो सही नाम उनकी कविताओं का क्या था? आप देख, तार सप्तक, ये तार सप्तक नाम था। तार सप्तक ये जो नाम था, ये जो है अज्ञेय के लिखा हुआ है, अज्ञेय द्वारा 1949 में तार सप्तक जो है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 29, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ये है मोहनदास नैमिषारण्य की, मोहनदास नैमिषारण्य की। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनकी एक रचना है जूठन,
जूठन हो गई। और जैसे शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे बचपन मेरे कहीं, ये देखो कहाँ गए ये, मेरा बचपन मेरे कंधे पर, ये इनकी रचना है, मेरा बचपन मेरे कंधे पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, इदन्नमम रचना किसकी है? ये रचना है आपकी मैत्रेय पुष्पा की, मैत्रेय पुष्पा की रचना है। मन्नू भंडारी की रचना जैसे बहुत पूछी जाती है महाभोज, ये याद रखना है, महाभोज, मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। जैसे ममता कालिया, इनकी एक रचना है छुटकारा, छुटकारा है। उसके बाद जैसे चित्रा मुदगल, इनकी है एक जिनावर, एक बेईमान लिख लो, इन्हीं की है बेईमान, ये इन्हीं की रचना है। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये फास्ट रिवीजन था आपका, ये चेक करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो विदित परीक्षाओं में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, तभी इनको जो है इसमें शामिल किया गया है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।